नमस्कार। हिंदी और अनुवाद इस विषय पर चल रही श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कोश विज्ञान और अनुवाद। हम जानते हैं कि अनुवाद एक तकनीकी अनुशासन है। अनुवाद में अनेक प्रकार की सामग्री का, अनेक प्रकार के अनुशासनों का भाषांतरण भी करना पड़ता है, अर्थांतरण भी करना पड़ता है। अनुवादक को विषय के आधार पर तमाम तरह की कोश सामग्री, शब्दावली, वो चाहे मुद्रित हो या ऑनलाइन उपलब्ध हो, उनका उपयोग करना होता है। और ये कोश वस्तुतः एक प्रकार से अनुवादक के अस्त्र शस्त्र हैं। इनको अनुवाद का साधन या अनुवाद के उपकरण भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी तकनीकी क्षेत्र में जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो कारीगर है, उसे अपने औजारों का समय समय पर अपेक्षा अनुसार उपयोग भी करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि अनुवादक की भूमिका निभाते हुए उसे किसी भी प्रकार की शब्द संपदा, शब्दावली, कोशों के प्रकार आदि की सहायता न पड़े, ज़रूरत न पड़े। सहायता इसलिए क्योंकि सभी कुछ स्मरण या कंठस्थ नहीं हो पाता, और इतनी भाषाएं, इतने प्रकार के कोश, और फिर उन कोशों में भी विषय और अनुशासन सापेक्ष कोश। यह भी विज्ञान के क्षेत्र में भी जितनी शाखाएं हैं विज्ञान की, उन सब में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या कृषि विज्ञान और अन्य अनेक प्रकार के अनुशासन जो विज्ञान के अंतर्गत ही हमें उपलब्ध होते हैं, ऐसे ही तकनीकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शास्त्र के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हैं। उन सब में कोश निर्मित हुए। कोशविदों ने जो शब्द संपदा है उसको विषय और अनुशासन के आधार पर पृथक करके, उनका चयन करके संग्रह किया है और वर्ण क्रमानुसार से, यानी कोश क्रम से उन्हें निर्मित किया है। और कोशों के निर्माण की प्रक्रिया भी अलग तरह से दिखाई देती है। कोशकार को अनुशासन का ध्यान रखते हुए कोश की जो शब्द संपदा है उसकी संरचना पर विचार करना होता है कि वो शब्द उपसर्ग से, प्रत्यय से, धातु से किस प्रकार से निर्मित होंगे, इनके योग से। फिर उन शब्दों की आर्थिक व्यंजना क्या है, उन शब्दों में निहित अर्थ क्या हैं, कौन से हैं, कितने हैं, इन सब पर भी विचार किया जाता है। कोश निर्माण करते समय किस वर्ग के लिए, किस कक्षा के लिए, किस अपेक्षा के लिए कोश निर्मित किया जाना है, यानी प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, या फिर अन्य अनुशासनों में, जैसे शब्दावली यदि बनानी हो जो कि अवधारणात्मक शब्दों का संग्रह होता है, तो वह भी अनुशासन सापेक्ष होती है। विधि की शब्दावली, वह विधिवेत्ता ही उसमें कार्य करते हैं। भाषा के और विषय के विशेषज्ञ मिलकर उस शब्दावली का निर्माण करते हैं। अंग्रेजी के शब्दों के समतुल्य अवधारणात्मक समतुल्यता, इसका निर्धारण करते हैं। ऐसे ही बैंक की शब्दावली, बीमा की शब्दावली, वित्त की शब्दावली, वाणिज्य की शब्दावली और दूसरे अनुशासनों की,
तो जो शब्दावली है और जो शब्द संपदा है, इन दोनों में अंतर है। शब्दों का संग्रह अर्थ के साथ शब्दकोशों में किया जाता है, वर्ण क्रमानुसार उनको व्यवस्थित किया जाता है, और कोशों में हम जानते हैं कि अर्थ दिया जाता है, विलोम दिया जाता है, पर्याय दिया जाता है, यहाँ तक कि प्रयोग भी दिया जाता है, और भी बहुत सारी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं, इनको ध्यान में रखकर कोशकार कोश निर्माण की प्रक्रिया का एक निश्चय करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि उच्चारण सिखाना हो तो उसका भी कोश, यदि शब्द के अर्थ सिखाने हो तो उसका भी कोश, यदि शब्दों के विलोम बताने हो तो उसका भी कोश, मुहावरे और लोकोक्तियां अगर उनका बोध कराना हो तो उसका भी कोश, और वैयाकरणिक कोटियों के भी कोश। अगर उस भाषा से इतर भाषा भाषियों को भाषा का शिक्षण करना हो तो क्रिया क्या होती है, कितनी होती हैं, क्रिया के रूप स्वरूप क्या हैं, प्रयोग क्या हैं, विशेषण क्या है, इसी तरह क्रिया विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, इन सब की चर्चा परिचर्चा कोशों के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए कोशों के विषय में हम ये कह सकते हैं कि भाषा के अध्येताओं के लिए, भाषा वैज्ञानिकों के लिए और अनुवाद के क्षेत्र में समर्पित कार्यरत अनुवादविदों के लिए, अनुवादकों के लिए, भाषा के अधिकारियों के लिए ये कोश की दुनिया एक बड़ी महत्वपूर्ण दुनिया है। और इन कोशों में कुछ भाषिक कोश होते हैं, कुछ भाषेतर कोश होते हैं, कुछ साहित्यकार कोश होते हैं, कुछ रचना कोश भी होते हैं, कुछ व्यक्ति कोश भी होते हैं। जैसे पत्रकारिता का कोश तो पत्रकारों का कोश भी होता है। इसी तरह से अगर शास्त्र की बात करें तो काव्यशास्त्र का कोश और काव्यशास्त्रियों का कोश, इनको भी देख सकते हैं। और इसी तरह साहित्य कोश, इसी तरह एनसाइक्लोपीडिया जिसको कहते हैं, विश्वकोश, और व्युत्पत्ति कोश। व्युत्पत्ति कोश में कोशकार का पूरा ध्यान जो है वो शब्द की संरचना, उसके जन्म, उसकी निर्मिति, उसकी संरचना पर रहता है। सामान्य कोशों में भी शब्दों की व्युत्पत्ति कहीं कहीं दी जाती है, उपलब्ध होती है, किंतु केवल व्युत्पत्ति कोश यदि हो तो कोशकार का, वह कोशकार एक हो या एकाधिक हो, संपादक मंडल भी हो सकता है कोश का, उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि अमुक शब्द, इसकी यात्रा क्या है, कहाँ से चला, इसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसमें किस उपसर्ग जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, किस प्रत्यय जिसको सफिक्स कहते हैं, या धातु से बनाया गया है, उसका स्रोत क्या है, और उस शब्द की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और धीरे धीरे वह यात्रा अग्रसर होते हुए कहाँ पहुंची। इसलिए व्युत्पत्ति कोश में किसी भी कोश का कि वह आगत है, वह क्षेत्रीय भाषा से है, वह लोक से आया है, उर्दू से है, अरबी से है, फारसी से है, अंग्रेजी से है, लैटिन से है, कहाँ से आया, कैसे बना है, और ऐसी अनेक प्रकार की डिक्शनरियाँ या ग्लॉसरियाँ या शब्दकोश, इनको हम देख सकते हैं। बहुत से ऐसे शब्दकोश हमें जो व्युत्पत्ति कोश के रूप में मिलते हैं वो उपलब्ध होते हैं। उस डिक्शनरी में, उस शब्दावली में जो शब्द संग्रहित होते हैं, उनके इस यात्रा के साथ साथ, निर्मिति के साथ साथ दूसरी भाषा में उसके समतुल्य शब्दों की प्रस्तुति, जैसे अंग्रेजी के प्रसिद्ध व्युत्पत्ति कोश पर हम दृष्टि डालें तो वह भी मिलेगा, नेपाली का व्युत्पत्ति कोश, संस्कृत की शब्द संपदा का व्युत्पत्ति कोश, ऐसे बहुत सारे व्युत्पत्ति कोश हैं जो
अनुवादकों के लिए बड़े सहायक होते हैं, क्योंकि अनुवादक जब किसी शब्द विशेष के समतुल्य शब्द का खोज उसकी करता है लक्ष्य भाषा में, तो वह यह भी कोशिश करता है कि उसे पता लगे कि ये शब्द कहाँ से आया और इसकी वास्तविक अर्थगत स्थिति क्या है। पर्याय कोश इसके अंतर्गत स्रोत भाषा के शब्दों के अर्थ को गठित कर लक्ष्य भाषा में केवल उन शब्दों के पर्याय दिए जाते हैं, यानी उनके पर्याय जो समानार्थी हों, जो समतुल्य हों, जो समभाव हों। इस तरह के कोशों में ध्वन्यात्मक दृष्टि से किसी क्रम का पालन नहीं होता। जैसे भोलानाथ तिवारी का जो भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, उनका एक कोश बृहत पर्यायवाची कोश है। ऐसे ही रॉजेट का अंग्रेजी पर्यायवाची कोश है। ऐसे बहुत से कोश हैं जो सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने पर्याय कोश या पर्यायवाची कोश के रूप में उनका निर्माण किया है। वस्तुतः भाषा के अर्जन में, भाषा के शिक्षण में या भाषा के बोध में इस तरह के कोशों से बड़ी लाभ की स्थिति दिखाई देती है। विलोम कोश भी देखने में आते हैं। विलोम कोश में शब्दों का अर्थ न देकर विलोम शब्द दिए जाते हैं। जैसे दिवस है तो उसके लिए रात्रि, कुछ शब्दों के एकाधिक विलोम वहाँ दिए जाते हैं। जैसे ओम प्रकाश गाबा के व्यावहारिक हिंदी कोश को अगर हम देखें तो विलोम शब्दों की सूची उसमें संलग्न है, और कुछ तो विशुद्ध विलोम शब्द कोश के नाम से ही प्रकाशित हैं। अनेकार्थी कोश, अनेकार्थी कोशों में केवल उन्हीं शब्दों का स्थान सुनिश्चित होता है जिनके एक से अधिक अर्थ उपलब्ध होते हैं। संस्कृत की कोश परंपरा इस दृष्टि से बड़ी समृद्ध परंपरा मिलती है, किंतु आजकल ऐसे कोश प्रचलन में सामान्यतः नहीं है। मुख्य जो कोश आदि हैं उनमें बहुत सारे उत्पत्ति कोश, व्युत्पत्ति कोश, अनेकार्थी कोश, पर्याय कोश, ऐसे कोश अनुवादकों के लिए वरदेय होते हैं, वरदान होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सी अवधारणाओं को समझने के लिए इस तरह की कोश संपदा की शरण में जाना पड़ता है। ये हम जानते हैं कि हर भाषा की संस्कृति का प्रतिबिंबन वहाँ उस भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों में उपलब्ध होता है, सूक्तियों में उपलब्ध होता है। एक सुदीर्घ गहन अनुभव और चिंतन की परंपरा इन मुहावरे और लोकोक्तियों के मूल में दिखाई देती है। मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश आदि की व्यवस्थित परंपरा आधुनिक काल में ज़्यादा दिखाई देती है, जहाँ अनेक भारतीय और अभारतीय भाषाओं के लेकर मुहावरा और लोकोक्ति कोश की रचना की जाती है। मुहावरा कोश लेखन की परंपरा में भोलानाथ तिवारी का ही हिंदी मुहावरा कोश, रामदहिन मिश्र का बृहत मुहावरा कोश प्रथम भाग और द्वितीय भाग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐसे ही लोकोक्ति कोश में भी भोलानाथ तिवारी का बृहत हिंदी लोकोक्ति कोश उपलब्ध होता है। ये मुहावरा और लोकोक्ति कोश एक भाषी और द्विभाषी भी हैं, यानी स्रोत भाषा यदि अंग्रेजी है तो लक्ष्य भाषा हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया ये भी हो सकती है। बहुत से ऐसे मुहावरा लोकोक्ति कोश हमें मिलते हैं जो एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी भी हैं, और उन मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग भी किए गए ताकि उसकी अवधारणा को पाठक समझ सके, अनुवादक उसके निहितार्थ को जान सके। पारिभाषिक कोश, इनके अंतर्गत एक भाषा, प्राय बहुप्रचलित भाषा को स्रोत भाषा मानकर अन्य भाषाओं में प्रयुक्त समानार्थी पारिभाषिक शब्द संकलित किए जाते हैं। यह संकलन एक से अधिक भाषाओं के हो सकते हैं, जैसे हिंदी अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी बंगला हिंदी, रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी आदि। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भाषा सेवी कार्यों में उसका नाम स्मरण किया जाता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। उसके द्वारा प्रकाशित भाषा विज्ञान का पारिभाषिक कोश इसी प्रकार का कोश है।
और यही नहीं, व्यक्ति कोश और कृति कोश भी, इसकी भी एक परंपरा हमें मिलती है। किसी भी साहित्यकार द्वारा प्रयुक्त सारे या प्रमुख शब्दों का संग्रह उनकी किसी कृति के आधार पर बने कोश के रूप में निर्मित किया जाना, इसकी परंपरा भी मिलती है। जैसे रामचरितमानस शब्दावली कोश या शब्दकोश, कामायनी शब्दकोश, और इस तरह की महाकाव्यात्मक छायावादी शब्दकोश, नई कविता की शब्दावली का कोश, ऐसे बहुत सारे कोश। तुलसी द्वारा प्रयुक्त शब्दों का तुलसी शब्द सागर, जिसका संग्रह हरिगोविंद तिवारी ने किया, संपादन भोलानाथ तिवारी ने किया। ब्रजभाषा सूर कोश, ये प्रेम नारायण टंडन द्वारा संग्रहित कोश है। और प्रसाद साहित्य कोश डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा निर्मित कोश है। मानव शब्द सागर बद्रीदास अग्रवाल द्वारा निर्मित कोश है। ये सब कोश इस बात की ओर संकेत करते हैं कि साहित्यकार को केंद्र में रखकर या साहित्यिक रचना और कृति को केंद्र में रखकर शब्द कोश बनाने की परंपरा यह भी मिलती है। संस्कृत की बहुत सारी रचनाओं को आधार बनाकर भी इस प्रकार के कोश निर्मित किए गए। विश्वकोश उस संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें विश्व के सभी विषयों की सभी प्रविष्टियों को इसके अंतर्गत समाहित किया जाता है, यानी इसको एनसाइक्लोपीडिया के रूप में याद किया जाता है। यह एक प्रकार से शब्दकोश ना होकर विषय कोश हो जाता है, जिसमें विभिन्न विषयों, ज्ञान विज्ञान की समस्त शाखाओं को वर्ण क्रमानुसार रखकर उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयत्न किया जाता है। और इस कोश का लाभ सभी भाषाओं के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जिस प्रविष्टि को कोश में शामिल किया जाता है, आवश्यकता और अपेक्षा अनुसार उसके चित्र भी दिए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर को अगर हमें इसकी प्रविष्टि बनाना है तो कंप्यूटर क्या होता है, उसका चित्र साथ में दिया जाता है। अगर मोबाइल को उसमें शामिल करना है तो मोबाइल का चित्र उसमें दिया जाता है। और इसी तरह यदि कोई मशीन है, यदि कोई कृषि संबंधी या विज्ञान संबंधी या सामाजिकता से संबंधित कोई प्रविष्टि है तो उसको चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह शब्दकोश के साथ साथ यह विषय कोश भी बन जाता है। इसे ज्ञान विज्ञान की सामग्री का अक्षय कोश भी हम कह सकते हैं। विश्वकोश या तो किसी एक विषय विशेष से संबंधित होते हैं या उसमें सभी विषय एक साथ समाहित किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, हिंदी का हिंदी विश्वकोश, हिंदी विश्व भारती आदि। ये सब कोश इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अनुवादकों को अनुवाद करते हुए यह ज्ञात नहीं होता कि उन्हें किस प्रकार की सामग्री का, किस तरह के अनुशासन का, किस प्रकार की शब्द संपदा का अनुवाद करना पड़े। इसलिए उन्हें भाषा कोश, शब्दकोश, शब्दावली कोश, इन सब के साथ साथ इस तरह के विश्वकोशों की शरण में भी जाना पड़ता है। तो ये इस बात से स्पष्ट होता है कि कोश की दुनिया, कोशों की दुनिया, जिसमें अनेक प्रकार के कोश होते हैं, अनेक प्रकार की निर्माण की प्रक्रिया होती है, अनेक प्रकार के लक्ष्य उनमें सुनिश्चित किए जाते हैं, और फिर अनुवादकों को, भाषा सेवियों को, भाषाविदों को, भाषा अर्जन, शिक्षण, प्रशिक्षण करने वालों को इस तरह की कोश संपदा से लाभान्वित होने का अवसर भी मिलता है। विद्यार्थी भी, शिक्षार्थी भी, शोधार्थी भी इस तरह के कोशों से उपकृत होते हैं। और अनुवादकों के लिए तो निश्चित रूप से ये सभी कोश, ये सभी उपकरण, ये सभी साधन वरदान बनते हैं। कोश निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनकी प्रविधियां हैं, उनकी प्रक्रिया भी है। यह कोश निर्माण का कार्य एक विशद और दुरूह प्रक्रिया है जो बहुत दिनों तक चलती है। ये कोश कोई रातों रात बनने वाली विधा या अनुशासन नहीं है। एक कोश अगर विधिवत मानक रूप में तैयार करना है तो एक व्यक्ति, एकाधिक व्यक्ति,
समुदाय, समूह, मंडल, संपादक मंडल, ये सब मिलकर जब काम करते हैं तो कभी कभी एक कोश में बरसों लग जाते हैं, कई कई वर्ष एक आदर्श कोश का निर्माण करने में लग जाते हैं। बहुत सी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने इस क्षेत्र में बड़े मील का पत्थर सिद्ध होने वाले कोशों का निर्माण किया है, जिसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान और इसी प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, इसी प्रकार बहुत से विश्वविद्यालयों में, बहुत सी हिंदी सेवी स्वयंसेवी संस्थाओं में इस तरह के कोशों के निर्माण की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। इन सब परंपराओं ने, इस परंपरा में उपलब्ध सभी कोशों ने अनुवादकों का और भाषा शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए विद्वानों का बड़ा उपकार किया है। इसलिए कोश के कार्य को योजनाबद्ध पद्धति से, तरीके से, ढंग से कई कई चरणों में विभक्त किया जाता है। कई कई समितियां, कई कई बैठकें होती हैं। कोश निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया मुख्य रूप से जिन चरणों से गुजरती है उनमें सबसे पहला चरण है सामग्री संकलन। किसी भी तरह के कोश का यदि नव निर्माण करना है तो उस कोश के निर्माण का प्रयोजन क्या है, उस कोश के निर्माण का लक्ष्य क्या है, किनको ध्यान में रखकर और क्यों कोश बनाना चाहते हैं, इस सब के लिए सामग्री संकलित करनी है तो कहाँ से करनी है, उसके स्रोत क्या हैं, उसमें पत्र पत्रिकाएं, उसमें पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, देश विदेश से आने वाली सामग्री, इन सब का समावेश सामग्री संकलन के समय किया जाता है। यह सामग्री लिखित भाषा में, वाचिक भाषा में, कहीं भी हो, रेडियो में, टेलीविज़न में, मास मीडिया में, तमाम तरह के ऑनलाइन जो संचार माध्यम है उनमें यदि इस तरह की कोई सामग्री उपलब्ध होती है तो उनका संग्रह संचय किया जाता है। किसी भाषा के प्राचीन काल या प्राचीन भाषा का कोश बनाने के लिए उसके उपलब्ध साहित्य की प्रकाशित या अप्रकाशित संपूर्ण सामग्री जो उपलब्ध हो उसको भी एकत्र किया जाता है, करना चाहिए। क्योंकि यदि हम उस कोश में आगे बढ़ रहे हैं, उस कोश का पुनर्संस्करण, नवीनीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो भी, और यदि हम उसी तरह का कोई नया कोश बनाना चाहते हैं तो भी, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ऐतिहासिक कोश के प्राचीनतम ग्रंथ से लेकर आधुनिक उपलब्ध पुस्तकों से सामग्री का संकलन किया जाता है। अगर लाइब्रेरीज में यानी पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में, वाचनालयों में, व्यक्तिगत संग्रहों में अगर हमें कुछ ऐसी ऐतिहासिक कोश रचनाएं मिलती हैं, कोश ग्रंथ मिलते हैं जो पुराने हैं, प्राचीन हैं, दुर्लभ हैं, उनको हम कितना रचनात्मक ढंग से उपयोग में ला सकते हैं। और जो आधुनिक उपलब्ध पुस्तकें हैं वो चाहे शिक्षा संबंधी हों, ज्ञानवर्धन संबंधी हों, वो मानविकी की हों, वो विज्ञान की हों, तकनीक की हों, उद्योग की हों, प्रौद्योगिकी की हों, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शास्त्र के क्षेत्र में हो या कलाओं के क्षेत्र में हो, वो संगीत के क्षेत्र में हो, वो मनोरंजन के क्षेत्र में हो, कहीं भी अगर कोई ऐसी सामग्री है, ऐसा कोश है, ऐसी शब्द संपदा है जो चाहे सामान्य शब्द और अर्थ हो या पारिभाषिक शब्दावली हो, अर्थ के साथ हो, और उन सब का रचनात्मक उपयोग अनुवाद करते हुए अनुवादक को आवश्यकता और अपेक्षा अनुसार करना ही होता है। प्राचीन साहित्य की प्रकाशित सामग्री के उपलब्ध संस्करणों में से जो सर्वोत्तम संस्करण होता है, जिसको सर्वश्रेष्ठ संस्करण माना जाता है, उसको भी प्रयोग में लाना जरूरी होता है। अच्छे संस्करणों के अभाव में उसके प्राप्त संस्करण और पांडुलिपियों के आधार पर भी पाठालोचन करते हुए, पाठालोचन के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए संपादन किया जाता है, किया जा सकता है। आधुनिक साहित्य प्राय संपादन की अपेक्षा नहीं करता या नहीं रखता, किंतु प्रेस संबंधी त्रुटियों को सुधार कर ही उसे प्रयोग में लाना चाहिए। इधर भाषा के प्रति, शब्दों की वर्तनी के प्रति
शब्दों की मानकता के प्रति कुछ उदासीनता दिखाई देती है। इसलिए कोशों में भी अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ ये मिल जाती हैं। लेकिन कोश कार्य युग युगांतर तक जीवित रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए कोश निर्माण में कोशकारों को, वो चाहे व्यक्ति हो, समूह हो, एकाधिक हो, संपादक मंडल हो, उनको विशेष रूप से ये ध्यान रखना होता है कि शब्द चयन करते हुए, शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए, उसके विलोम या पर्याय आदि का निर्धारण करते हुए, उसकी पूरी विकास यात्रा को बताते हुए, उसके उच्चारण को स्पष्ट करते हुए हमें इन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, देना होता है कि कोश में यदि कोई अशुद्धि, कोई गलत सूचना यदि चली जाती है तो वो एक प्रकार से अक्षम्य अपराध हो जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो कोश न जाने कितने अध्येताओं के लिए एक के बाद एक कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर वाचिक भाषा से सामग्री संकलन करने के लिए पहले व्याकरण, रूप रचना, शब्द समूह की दृष्टि से भाषा और बोली के अंतर को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र निर्धारण आदि करना होता है, और फिर वहाँ से निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, ये तीनों सूचक लेकर वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की प्राकृतिक वातावरण की स्थिति, व्यापार, रहन सहन आदि को ध्यान में रखते हुए इन सूचकों में से प्रश्न पूछकर कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित की जाती है, की जा सकती है। कह सकते हैं कि ये कोश अनुवाद और अनुवादकों के लिए वरदान है, और यदि कोश शुद्ध और मानक नहीं होंगे तो अनुवाद भी बहुत विधिवत नहीं हो पाएगा। इसलिए मित्रों, कोशों की भूमिका अनुवाद में असंदिग्ध है, स्तुत्य है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।